अब ये एक बच्ची मैं देखती हूँ उस पर क्या है, मैं कहती हूँ, मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। जो आपके पैर के अंगूठे को अपने आपके इंटरनल पार्ट्स में डाल दे, वो नीचे डाल दे आपके, हम अपोज नहीं कर सकते कि नहीं। और वहाँ फेस का तो कोई मतलब ही नहीं, उनको इतना झांकना। तब एक्चुअल जो पैसा उनके पास कितना जाता है? उनके पास नहीं जाता ना कुछ, वो तो रोटी खाती हैं बस। कोई ये नहीं देखता कि जिंदा है, मर गई कब। मैं सच कह रही हूँ, मुझे 33 साल में कभी नहीं पता लगा वो कब मर गई। सेक्स ट्रेड में बदल गया हिंदुस्तान। बाइक स्टैपिंग के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनके लिए तो मनी फैक्टर नहीं है। वो पता है कौन लोग हैं, इनके पास अथाह पैसा, उनके पास सच में कहूँ ना मैं, सुकून नहीं है जिंदगी का। आपको लगता है कि जो लड़कियां नशा कर रही हैं, जो लड़के नशा कर रहे हैं, वो सुकून से सो पाते हैं? सुबह उठते हैं वो बदहाल दिखते हैं। अक्सर मैं देखती हूँ बहुत बच्चों को ऐसा कि जो रात भर नशा करते हैं, सुबह उठे तो बाल कहीं हैं कुछ और। कब उठ रहे हैं? 12 बजे 1 बजे उठ रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया है ये। मैं तो भगवान को धन्यवाद करती हूँ, भगवान अच्छा है, तुमने हमारा टाइम पूरा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट में, क्योंकि इस पॉडकास्ट की नीड आज के टाइम पे सभी को है। पर आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन टॉपिक्स के बारे में तो जानते सभी हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग उस चीज़ का हिस्सा भी हैं, बट उस चीज़ के बारे में खुल के कभी किसी ने बात नहीं की। तो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं समाज की, जो इन चीज़ों में फंस चुकी हैं, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है अतुल शर्मा मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। इनके बारे में मैं ये चीज़ कहूँगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 32 साल, अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इस सेवा में लगा दिया, सिर्फ इन बच्चियों के लिए, इन माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए। अगर आप इस पॉडकास्ट को इन तक देखोगे तो आपको खुद ये फील होगा, आप खुद कनेक्ट कर पाओगे कि जिस तरीके से हम अपने भारत को देखते हैं वो वैसा नहीं है। क्योंकि अगर हम तह तक जाएंगे, अगर हम इन डेप्थ इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो आपको खुद फील होगा कि बहुत ऐसे लूप होल्स है जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि हमें और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और स्पेशली हमारी जो जेनजी कल्चर है, ये आज की जो नई जनरेशन है, उन्हें इन चीज़ के बारे में जागरूक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड महसूस कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट को करते हुए, क्योंकि ऐसी कॉन्वर्सेशंस मैं कर पा रहा हूँ, अभी अतुल मैम के साथ स्पेशली। आई होप ये मैसेज आप लोग को जा पाए अच्छे से। एंड अगर आप लोग इस मैसेज को देख रहे हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और उन सभी के साथ ये इस मैसेज को ज़रूर भेजना जिनको इस पॉडकास्ट की नीड है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहला तो मुझे क्वेश्चन आपसे यही पूछना है कि आपने जो ये सेवा कर रहे हो, आप इस सेवा में आपने कब से शुरुआत करी, एंड उसके साथ साथ इस ये अंदर से बगावत करने का जो आपके अंदर जुनून आया, कि मैं देखता हूँ आपके पॉडकास्ट एकदम बेधड़क हो के आप हर चीज़ बोलते हो, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, मैंने देखा है। तो ये कैसे शुरू हुआ? बागी तो हम बचपन से थे। क्या बात है। अब देखिए, पहला तो हमारा यहीं से बगावत शुरू हुई कि हमने मात्र 16 साल की उम्र में एक लव मैरिज कर ली। ओहो। अब उस जमाने में तो वो बड़ा कठिन था। और मतलब दो विपरीत धाराओं में कर ली कि मैं बेसिकली त्यागी हूँ और मेरे इन लॉज शर्मा हैं। ओह। तो त्यागी अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और पंडित सोचते नहीं हमसे बड़ा कोई नहीं। तो वो बड़ा था, नाबालिग वाबालिग का कोई देखता नहीं था, कोई करता नहीं था। अच्छा, उस टाइम से ही शुरू हो गया सारा प्रॉपर, मतलब हाँ। अच्छे से। हाँ, नहीं हो तो गया 5-6 साल की उम्र से, क्योंकि जब 5-6 साल की उम्र में निकलना शुरू हुआ, हमारा घर बहुत पास है वहाँ से, उसी सड़क को क्रॉस करके जाना होगा। तो हिदायतें थी कि भाई ऊपर नहीं देखना जब वहाँ से जाओ। मुझे पहले से थोड़ी आदत है कि मैं पूछूं क्योंकि आदत थी। तो हमारी मदर को शायद कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा वहाँ ख़राब औरतें रहती हैं। फिर मेरे पास नया सवाल था कि क्यों ख़राब क्यों है, वो भी बताओ। और नहीं बताया उन्होंने। फिर कुछ दिन मैं जिद करती रही। अच्छा, कई पीढ़ियों के बाद एक अकेली बेटी होने के नाते कोई ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करता था। तो कहा कि वो ना नाचती गाती हैं, सेकंड फ्लोर पे जो रहते हैं। हाँ। तो फिर वो बोली कि ना, मैंने कहा नाचते गाते तो आप भी हैं, जब कोई घर में शादी हो कुछ भी हो तो आप भी हैं, भाभी भी हैं। कहा मेरे बस की नहीं है तुझे समझाना, बस वो अच्छी औरतें नहीं हैं, वो दूसरे मर्दों के सामने नाचती हैं। तो अब दोबारा ये सवाल नहीं पूछना। फिर हमने कभी नहीं पूछा। 6-7 साल की उम्र की बात है। और कुछ समय में बिल्कुल शांत रही। मतलब देखती तो जरूर, डांट भी पड़ती थी। दुकानदार भी, छोटा कस्बाई मानसिकता का शहर था, कि ऊपर मत देखो, तुम उनकी बेटी हो। हाँ हाँ जी, ऊपर नहीं देखना, अच्छे घरों की लड़कियां ऊपर नहीं देखती। और फिर 8th क्लास में ऐसे ही आ गई, ये हिदायतें सुनते सुनाते बगावत करते कराते आ गए। फिर 8वीं क्लास में जब मैं एक दिन गुजर रही थी स्कूल से, वहाँ से गली से, सड़क से, उससे बहुत ही कंजस्टेड जगह है, तो मुझे खटखट की आवाज़ जीने से सुनाई दी। अच्छा। मैं यूजुअल में देखती तो जा ही रही हूँ, और मैंने देखा उसमें तो वो लड़की मेरे साथ पढ़ती थी जो उतर रही थी, और बैसाखी से चलती थी। ऐसे कोई मेरी फ्रेंड नहीं थी, लेकिन बैक बेंचर भी थी। और क्योंकि बैसाखी से चल रही थी, वो याद रहा
कि ये लड़की मेरी क्लास में। तो आपने तुरंत पहचान लिया? हाँ, वो भी मुझे पहचान गई तो वापस लौट गई, नीचे नहीं आई। और ऊपर चढ़ने का तो था नहीं, सवाल नहीं उठता था। फिर स्कूल कई दिन बाद आई वो, मैंने कहा कभी तो आएगी। कई दिन बाद आके मैंने उसे फिर पकड़ा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मेरी अम्मा तो कहती हैं ख़राब औरतें रहती हैं। वो मेरे से बड़ी थी काफ़ी, तो उसने कहा कि उन ख़राब औरतों में से एक मेरी माँ है। ओके। और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ। तो सामान्य भाषा में उसने कहा कि मेरी तकदीर ख़राब है कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, लेकिन ये अच्छी है कि मैं पैदाइशी मेरा पैर ख़राब है, मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसलिए जो मेरी माँ करती है वो मैं नहीं करती हूँ, और इसीलिए मुझे पढ़ने की इजाज़त मिली। तो अच्छा, इस चीज़ में उसने ये फील किया कि वो काम इतना गंदा है कि हाँ, उसके पैर नहीं ठीक है, तो उसको वो ठीक मान रही है कि चलो हाँ, मेरा पैर नहीं ठीक है, अच्छा मैं उस चीज़ में नहीं हूँ। उस चीज़ में नहीं हूँ, मैं काली भी हूँ, बदसूरत भी हूँ। और मुझे कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया। फिर कभी बात नहीं हुई हमारे बीच, और वो शायद 8वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी हो या नहीं, पता नहीं, छोड़ी या नहीं, कभी बात नहीं हुई, स्कूल में मिली नहीं। फिर समय बीत गया, इस बीच हमारा ये शोशा हो गया कि हमने शादी वादी कर ली। थोड़े विरोध के बाद सब लोग मान मून गए और चलो ठीक हो गया। फिर हमारे मतलब बहुत जल्दी 2 बच्चे भी हो गए, तो एक पड़ोस में रहने आ गई फिर कोई हमारे घर के पास, और उन्होंने अपनी मतलब पता नहीं क्यों मुझसे थोड़ा अपनापन, मुझसे बहुत बड़ी थी, मतलब जस्ट डबल मेरी। अगर उस समय 18 साल की उम्र थी तो वो 36-37 साल की थी। अच्छे से मेरे बच्चे को खिलाती थी, छोटा था तो, और अपने आप ही उसका एक नामकरण गोविंदा कर दिया था। हम नहीं कहते उसको गोविंदा। और ये देखिए 40 साल की बात है, आज मेरा बेटा 40 साल का है। तो उसने बहुत खिला विला रही थी। फिर अपनी आप बीती बताई कि मैं किसी पुलिस वाले की बेटी हूँ, और 8 साल की उम्र मेरी पुलिस वाले मेरे बाप की किसी से रंजिश होगी, तो मुझे उठा के ले गया कोई। मेरी उम्र 8-9 साल थी, और फिर मैं वहीं बड़ी हुई, और वहीं मैंने धंधा शुरू किया। पहली बार मैंने ये शब्द सुना, धंधा। मैं कहा क्या धंधा होता है? अच्छा, मैं सोच रही ये यहाँ की बात कर रही, मेरठ के कबाड़ी बाज़ार की बात, क्योंकि मेरी जानकारी में और कहीं नहीं था। ना तो ये बातें होती थी तब, ना अखबार में ये सब चीज़ें छपती थी कि कहीं और भी इस तरह के बाज़ार हैं। और उन दिनों दाल मंडी उसको कहा जाता, रेड लाइट एरिया तो कहा ही नहीं जाता था। दाल मंडी और कहीं होती है, ये मेरी जानकारी में नहीं था। तो उसने बताया कि नहीं नहीं, मैं तो कहीं और का नाम लिया कि मैं वहाँ थी। तो फिर मैंने कहा यहाँ कैसे आ गई? उसने बताया कि कोई आया मेरे पास, मेरा ग्राहक, मैं तो उसे पहचान गई, वो नहीं पहचान पाया। तो मेरे गांव के थे और उम्र में मेरे चाचा जी जैसे थे, तो मैंने चाचा जी कह के ही बुलाया। लेकिन सब बताया उनको, वो सब तो ठीक है कि चाचा जी हैं, सारी चीज़ें भी वो समझ गए कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन जो देह धर्म है वो तो जिसके लिए पैसा दिया उसके लिए तो वो आए थे। फिर वो हर रोज़ आते रहे, हर रोज़ आप बीती भी सुनते रहे और उनके साथ बैठते भी रहे। वो जानने के बाद भी? और फिर उन्होंने कहा एक दिन कि तुम सब जो भी तुम्हारे पास जेवर पैसा हो, क्योंकि देखो मैं तो शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी हूँ, और मैं तुम्हें निकाल दूंगा यहाँ से, लेकिन अपनी आजीविका के लिए तुम्हें पैसा चाहिएगा, और जो भी तुम्हारे पास हो। तो उसने अपना ही छोड़ो, दूसरों का भी जेवर वेवर भी, मालकिन का कुछ और भी, वो सब ले ला के वो सुबह 4 बजे वहाँ से निकल आई। वो सज्जन उसको मेरठ लेके आ गए। उन्होंने अपना ट्रांसफ़र, वो सरकारी नौकरी में थे, ट्रांसफ़र ले लिया था इधर, और यहाँ लाके उन्होंने लगभग 1-1.5 साल उसको रखा, और उस 1-1.5 साल में उस पर जो कुछ भी था उन्होंने सब छीना, कुछ उसके पास नहीं छोड़ा। और इस बीच शायद वो रिटायर हुए और वो चले गए अपने घर, उसको ऐसे ही छोड़ के, खाली एक कमरे में किराए के में। उसके पास कुछ नहीं था, एक टेबल फ़ैन था बस, कोई बनाने खाने का नहीं, कुछ नहीं। तब ऐसे में देखिए, मैं मुझसे सब सवाल पूछते हैं कि ट्रैफिकिंग कैसे होती है। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ कि ट्रैफिकर हर जगह मौजूद है, वो कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है कि ये जिसको मौका लगा वो ट्रैफिकर है। ऐसे में कोई पड़ोस में लड़का देखता था तो उसने कहा देखो मुझे तो पता था ये बुढ़ा तो तुम्हारा पति हो नहीं सकता, और देखो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन इस गली में नहीं रहेंगे हम, क्योंकि यहाँ तो मेरे माँ बाप तैयार नहीं होंगे, हम कहीं और किराए का कमरा ले लेते हैं। और उन्होंने हमारे घर के पास लिया। यानी उन चाचा जी ने उनको वहां से मेरठ लेके आए, उसके बाद से उनके घर के बगल जो कोई था, हाँ, उसने फिर से इनको बोला वो फिर चीज़। से, हाँ, वो तो चले गए चाचा जी, तो सब लेके, सब पैसा जेवर सब लेके चले गए। फिर यहाँ आई तो उन सज्जन ने भी कुछ, वो इस आस में ले आए थे कि इसके पास पैसा होगा, लेकिन उन्हें महीने 2 महीने में शायद पता लग गया कि इनके पास तो कुछ है नहीं, और वो भी छोड़ के भाग गया। और वो कहीं दूर जाके उसने भी 1-2 बहनों से एक साथ शादी की, कहीं छत्तीसगढ़ की कहाँ करके। अब ये अकेली झाड़ू पोछा कर रही थी, और कुछ मजदूर रहते थे, एक फैक्ट्री थी वहाँ पास में, उनका खाना बनाती थी। तो एक समस्या इसकी यह हो गई थी कि खाना जिनका उनका बनाती वो अपना खाती, तो अपना कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही नीचे फर्श पे पड़ सोती।
बिस्तर इस्तर एक आधा हमने दे दिया, रह रही थी ऐसी। लेकिन अब उसे थोड़ी आस ये हो गई मुझसे कि ये है तो मेरे साथ कुछ करेगी, कि मुझे एक बार मेरे घर वालों से मिलवा दो। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि ये कहाँ से आई, कौन है। और घर वालों से एक जिद पकड़ ली मेरे इन लॉ से, वो तो जिद स्वभाव में थी तो वहाँ भी पकड़ ली। मैंने कहा इसको एक बार इसका घर दिखवाओ, चलेंगे। और मैंने डायरेक्टली नहीं कहा, मैंने तो अपने हस्बैंड को। अच्छा, बड़ी बात ये थी कि हम तो भी पैरों पे भी खड़े थे, दोनों ही पढ़ रहे थे ना। उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी उनकी, वो भी पढ़ रहे थे, मैं शायद 12th में थी। तो उन पे डिपेंड थे घर वालों पे। मैम कभी अपोज नहीं किया उन्होंने कि ऐसा ये काम क्यों कर रहे हो अभी? नहीं, वो तो पहले किया जब इसको इसके घर लेके गए, तब तक उनको नहीं पता था। ओके। हम उसको लेके गए उनके घर, सबको जिद करके। मैंने नहीं बताया, ये तो वहाँ जाके खुला कि ये ऐसे थी। जब पूरी कहानी हुई मुझे ही केवल पता था, और उन्होंने मुंह मोड़ लिया इससे। उसके पिता, 2 भाई, माँ, सब ने कि रख नहीं सकते। मुझे ये बात समझ ही नहीं आई कि क्यों नहीं रख सकते। 8 साल की बच्ची गायब हुई, वो कोई खुद से थोड़ी चली गई, उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसको क्यों नहीं? नहीं, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं रख सकते। अब वहाँ से वापस तो आ गए, पर हमारे तो साथ महाभारत थी पूरी। पूरे रास्ते जो हमको सुनाया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे कान पकड़े गए हैं कि हमारी बेइज्जती करा दी है ऐसी औरत, और इसके घर ले आए, इसके यहाँ ले आए, और क्या करा दिया। और घर में भी वही चलती रही, घर में आने के बाद भी। अब हमें तो इतना समझ में आ रहा था कि हमारे यहाँ तो गृहस्थी बिगड़ गई, अभी हम हमारे घर फेंक देंगे। घर वाले हमको वही बात कहेंगे कि देखो तुमने की अपनी मर्जी, सब क्या हुआ। तो लेकिन वो समझदार थी, और रात को किसी वक्त निकल गई। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ कि वो चली गई। मुझे लगा कि मेरा घर बच गया। इसके बाद में बरसों बीत गए, लगभग 1.5 साल 2 साल लगभग। वो एक दिन आती है फिर से, और ठीक ठाक कपड़े में थी, कुछ फल वल मिठाई भी, बल्कि मुझे याद भी नहीं था कि यह भाई दूज है, हमारे यहाँ नहीं होती है। वो आई और आके बोली कि मुझे एक बार गोविंदा को टीका करना है। अपने भाइयों को तो नहीं कर पाई, लेकिन उसको टीका करना है। मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, झाड़ू पोछा करती थी, अब ये सब कपड़े जेवर तुम पहने हुए हो, और ये आदमी कौन है, ये फल मिठाई कहाँ से लाई? उन्होंने बड़ा सपाट सा, क्योंकि उम्र हो चली थी, उन्होंने सपाट सा जवाब मुझे दिया कि देखो मेरे जिनसे पैदा हुई उन्होंने नहीं रखा, मेरा क्या दोष था, और तुम्हारा घर बिगड़ रहा था, मुझे दिख रहा था कि तुम तो चौराहे पे आ जाओगी, तो इससे अच्छा मैंने सोचा मैं चली जाऊँ, जहाँ थी वहाँ चली गई। तभी मुझे ये समझ में आया कि एक बड़ी बाज़ार चली गई, जो हमारे शहर का बाज़ार है, जहाँ से इनको निकाला हाँ, वापस से वहीं? वापस चली गई। मगर वो फांस तो ऐसे रह गई कि जब वो उतरी और मैंने कहा सब चीज़ उठाओ, जाओ यहाँ से, ना मैं गोविंदा को दिखाऊंगी, आप निकल जाओ। और वो चली गई, मैं छत पे थी ऊपर वाले पे, और उन्होंने, जैसे हम लोग मतलब बेसिकली पुराने घर होते हैं, चौड़ा आंगन है, फिर उसके बाद दरवाज़ा है, वो निकली, उन्होंने दरवाजे पलट के देखा, तो वो 2 आँखें मुझे ले गई वहाँ तक। फिर उन्होंने मुड़ के कभी भूल के, उनकी आँखों में जितने आंसू थे, जितना उल्हाना था मेरे लिए, बड़ी उम्मीद करके शायद वो आई थी, तो चली गई। लेकिन मेरे दिल में एक फांस रह गई, और वो मैं 10 साल काटे। फिर 10 साल में, क्योंकि जिम्मेदारियाँ थीं, हमारे देवरों की शादी थी, ननद की शादी थी, फिर हमारे सास ससुर नहीं रहे, सामाजिकता भी थी कि कैसे होगा। तब मैंने एक दिन इनसे, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, मैंने इनसे एक दिन हिम्मत करके कहा कि उसको ढूंढ लूँ। और जैसे इनको भी सब वो मन में था, ये नहीं पूछा किसको क्या, कुछ नहीं। फिर बोले कि पागल हो, वहाँ जाओगी? मैंने कहा नहीं, मैं एक बार ढूंढ आऊँगा। तो उन्होंने कहा जाओ, लेकिन एक शर्त है, अगर वहाँ से तुम पिट के आई ना तसल्ली से, और तुम्हें गालियाँ मिली या कुछ भी हुआ, तो रोगी नहीं यहाँ के, यहाँ कोई फजीता नहीं चाहिए मुझे, फिर नहीं जाने दूंगा। हाँ, मैंने कहा मत जाने देना। और मैंने हमेशा वो आंसू छिपा लिए, मैं कभी भी घर आके नहीं रोई उसके बाद। बहुत बच्चियों को देखा उनके जैसी हालात में, उससे बुरे हालात, उनके तो मुँह से सुना, लेकिन अपने आप से देखा। और 2 साल जितनी मैंने गालियाँ खाई, शायद मैंने अपने हस्बैंड को कभी शेयर भी नहीं की। वो मुझसे कहती कि तुम देखने दिखाने में अच्छी हो, यहीं बैठ जाओ, अच्छा खासा कमा के जाओगी शाम तक, सुबह शाम तक रहती हो, क्या करने आती हो, ये तो देख रही हो, मौका तो चाहिए कमाने का। सब सुना मैंने, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कभी। और सच तो ये है, उन्होंने भी मुझसे कभी पलट के नहीं पूछा। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे पलट के नहीं पूछा। और इससे ज़्यादा बड़ी बात ये, मेरी फैमिली ने नहीं पूछा। मेरे भाई ने हल्का सा विरोध किया कि अभी वो काम था कि जो तुमने किया था, ये अब नया काम। तो मैंने कहा भैया फिर मना कर दो कि मेरी बहन नहीं है। तो अब नहीं कर सकते थे वो ये बात। तो गर्व करते हैं मुझ पर, ऐसा नहीं है। और घर में तो किसी ने पूछा नहीं। मेरे 3 देवर थे, 1 ननद थी, बहुत रिस्पेक्ट है, सम्मान, और कभी पूछा ही नहीं किसी ने। सच बात तो ये है। और वो उनकी ऐसी मूक सपोर्ट थी मुझे, जो आज तक
चल रही है। मैं उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि काम जो है वो ज़रूरी है करना किसी ना किसी को। पता नहीं क्यों ऐसा पूछते हैं मुझसे, और मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैंने सबसे पहले तो ये किया कि जब मैं 2 साल मुझे वहाँ हो गए थे, तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई। जैसे हमारे एक रिश्ते में ससुर लगते थे, उन्होंने मुझे कहा, हालाँकि हम उम्र थे, उन्होंने कहा, बेटा देख सुन, तू यहाँ जा रही है, मगर कुछ तो कर। मैंने कहा, जी क्या करूँ? बोले, एक संस्था बना ले, नहीं तो ऑथेंटिक नहीं है, कोई भी दिक्कत हो सकती है तुझे। मुझे नहीं पता संस्था क्या होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बनाया। उन्होंने कुछ कार्ड्स छपवाए, कुछ लेटर पैड्स की, कुछ भी लिख के देना हो तो ये दो, प्रशासन को देना हो। और उसके बाद ये भी रहा कि जैसे बहुत सारे रेस्क्यू किए, तो मैंने अपने बच्चों को शिफ्ट किया पहले, जबकि हमारा कभी ये विचार नहीं था कि बच्चे गांव जाएं और हम गांव जाएं। लेकिन एक तो हमारे ससुर भी कह गए थे कि भाई मेरे बाद खेती कौन देखेगा, तुम लोग गांव चले, ज़रूरी नहीं तू बड़ा है घर में सबसे कि तू जॉब करेगा, छोड़ दे। तो गांव शिफ्ट किया पहले। मुझे ही लग रहा था कि मेरा परिवार अगर ज़रा सा भी उसको चोट पहुंची तो मैं फिर शायद नहीं कर पाऊंगी। और मेरे तो एक जैसे आग जली थी कि केवल उसको नहीं ढूंढ पा रही थी मैं, तो उस जैसी मुझे हज़ारों लड़कियां दिख रही थी। और रोका भी नहीं किसी ने, गांव हम शिफ्ट हो गए अंदर ही, जैसा ये तुम्हारा गांव आ रहा है, इस तरह का गांव अंदर है हमारा ही। अब तो अंदर ही हो गया, तब तो बहुत दूर लगता था। और वहीं से बच्चे पढ़े। और मैं सोचती हूँ, ऐसे मैं बहुत नास्तिक हूँ, पर कहीं प्रभु की किसी ताकत में विश्वास रखती हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार का हाथ थाम के रखा। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हैं, बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं, मतलब विश्व की टॉप 10 कंपनियों में मेरे बेटे की कंपनी है। वाह। और हिंदुस्तान की पहली एआई है, अभी एआई सब्मिट में उसको, अभी 26 जनवरी को भी उसको माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया है। मुझे पता ही नहीं लगा कब वो कैसे आगे सर्वाइव कर पाए, क्योंकि मैं तो सुबह निकलती तो शाम को आती थी। भाई मैंने भी आपके कुछ पॉडकास्ट देखे, उसमें आपने बताया था कि आप इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा हाँ, टाइम आप दे देते थे कि आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे नहीं पाते दिया थे। मैंने कभी भी। कभी कभी मैं कहती, अभी भी बच्चे जैसे कहते, अभी आए हुए थे मेरे बच्चे, तो उन्होंने कहा कि मम्मी मुझे 4 दिन हो गए, कभी तो बात कर लो। ओह। और मैंने कहा बेटा तेरे से ही तो कर रही हूँ, तेरे पास बैठी हूँ, तो मैंने फ़ोन ही नहीं हटता तुम्हारा। मैं कहा, क्या करूँ भाई, कोई पीड़ित ही करता है मुझे, कोई मेरा कोई है तो है नहीं कि कहीं मेरा कोई पूछने वाला है। माँ बाप नहीं रहे, सास ससुर नहीं रहे, तो छोड़ चल। तो ये ऐसी स्थिति है, पर चल रहा है जो भी है। मैम इसका कोर रीज़न क्या है, मतलब क्यों ये चीज़ें इतनी प्रसिद्ध होने लगी अभी के टाइम पे? नहीं, अब प्रसिद्ध क्यों होने लगी, खुलने लगी, एक्सपोजर है ये। एक ज़माना ये था कि हमको यही नहीं पता कि मेरठ के कबाड़ बाज़ार के अलावा भी कोई और बाज़ार है। उसके बाद खुलता है तो सब पता लगता है कि कमाटीपुरा भी है, सोनागाछी भी है, जीबी रोड भी है, शिवपुरी भी है। लेकिन आज इतना एक्सपोजर है कि आप खुल के, अब ये एक बच्ची मैं देखती हूँ उस पर क्या है, मैं प्राउड रंडी, तो बहुत फॉलोअर्स हैं उनके। ये इतनी क्या, वो मैं उन सब फॉलोअर्स से कहती हूँ, और मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। देखो तो एक बार आके, कुछ कहने से पहले, किसी का इस तरह से, किसी के अनचाहे प्रोफेशन का इस तरह मजाक उड़ाने से बेहतर, या उसको ये कहने से पहले तो अपनाओ ना, बैठो उस बाज़ार में जाके देखो ना कि जिनकी आप पास खड़े होके आप स्मेल करेगा जो आदमी, और उसके साथ आपको अंदर कमरे में बैठना पड़े, सोच के देखो ना, जो आपके पैर के अंगूठे को अपने आपके इंटरनल पार्ट्स में डाल दे, आपकी मिर्चें डाल दे आपके या कुछ अपने साथ लेके आए और वो किसी के इंटरनल पार्ट्स में डाल दे, वो उसका अल्टीमेट प्लेजर हो, तो ये रंडी होना होता है। हम अपोज नहीं कर सकती कि नहीं, ना कहने का भी नहीं है उनके पास। तो वो तो ये भी नहीं कह सकती कि आज मैं थकी हूँ या मैं पीरियड्स से हूँ। नहीं, किसी चीज़ में उनको कोई मनाही नहीं है। प्रेग्नेंट है तो 8 महीने तक भी उनको उनके साथ रहना होगा। मैम एक तरीका तो टॉर्चर ही हो गया ये तो। बिना टॉर्चर के वहाँ लड़कियाँ कैसे रुकेंगी? टॉर्चर ही है, नहीं कैसे जाएंगी? एक छोटा सा दरवाज़ा, जीना जिसमें मुश्किल से एक आदमी चढ़ पाए, अगर कोई ऊपर से उतर के आ रहा तो नीचे वाले को पहले नीचे उतरना पड़ेगा। उससे अगर और वो भी 2 जगह खुलता है, इधर कमरा अलग, इधर कमरा अलग, इधर की मालकिन अलग, इधर की अलग है, और अगर लड़की वहाँ से भागना चाहे तो सबसे पहले तो नीचे से दुकानदार कहते हैं कि तुम्हारी लड़की भाग गई। कैसे भागेगी? इतनी आंखें हैं उन पे। तो दुकानदार भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अरे देखिए, अब आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो सबको पता है ना कि आपका स्टूडियो है ना, इनका है, आपका है, तो नीचे वालों को पता नहीं है कि आपका स्टूडियो है। अगर मैं किसी से नीचे पूछती कि भाई बड़ा बूम करके है कुछ, तो बताते ना लोग। अब ये तो सोच के देखो कि उन्हें नहीं पता कि वहाँ क्या है। उन्हीं की तो है वो ऊपर बिल्डिंग, नीचे उनकी दुकानें हैं, उनका ऊपर बिल्डिंग है।
मैम जैसे आप ये रूम्स बता रहे हो कैसे होते हैं, मतलब इसमें सेक्टर वाइज होता है कि यहाँ पे कोई पर्सन रहेगा वो पैसे कलेक्ट करेगा नहीं, रहना कहाँ है, किराए पे? रहना कोई नहीं है, कौन रहता है, ये कमरा पड़ा है तो यहीं पड़ जाओ थक के, कोई बिस्तर नहीं, एक केवल तख्त होता है जिस पे वो मालकिन होती है, बस वो उसी की सोने बैठने का है। वो रात को आज अपने घर भी चली जाती है, उनके उन्होंने घर भी बना रखे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ नहीं है। बस ऐसे जैसे अब ये कमरा है तो इसमें 3 पर्दे लगा दो, आगे 2 पर्दे लग जाएंगे, 3 पर्दे, बीच में 2 लग जाएंगे, ये केबिन बन गए। और चिथड़े हो रहे हैं पर्दे, बरसों बरस से मैंने बदले हुए नहीं देखे। उनमें अंदर एक गद्दा पड़ा हुआ है, इतना गंदा, इतना कीचड़, और उसी पे लड़का लड़की है वहाँ, कोई भी हो उसके साथ, तो वो कोई उनके कोई अनहाइजीनिक है बहुत कुछ। ऐसा भी है कि काम के कोई घंटे नहीं है, पता नहीं कैसे उनको वर्कर कह रहे हैं, कहते हैं सेक्स वर्कर, तो वर्कर हैं तो उनके काम के घंटे भी तय होने चाहिए, उनके हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए, उनके जो दूसरे हकूक़ हैं जो दूसरे वर्कर्स को मिलते हैं, चाहे वो मज़दूर कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, उनको मिलने चाहिए, या उनकी बच्चियों के लिए सुकन्या योजना है, लाडली योजना है, वो उनके लिए मिलने चाहिए, पर कहाँ है, मुझे कहीं नहीं दिखता। अब वो क्या दिखेगा, वो तो बंद कमरों ऊपर अंधेरे कमरों में ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैम वैसे खिड़कियाँ वैसे वेंटिलेशन के लिए मतलब एकदम पैक रहता है वो? नहीं, एक बाहर तो खिड़की खुलती है, उसमें कोई रेलिंग या कुछ होता नहीं है, खुला होता है, उसमें क्योंकि झांकना है उनको, और वहाँ फेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको इतना झांकना है, तो वो तो झांकना ही पड़ेगा उनको, वहीं से शायद। बस वही है जो कुछ है उनका, और कहीं नहीं। और कोई खिड़की कैसे रखेंगे, खिड़की रखेंगे तो कहीं कभी कूद जाएगी लड़की। मेरे मन में भी ये चीज़ था, क्योंकि आपने ये चीज़ क्लियर कर दी कि मुझे लगता था कि क्योंकि मैं भी इस जनरेशन से हूँ कि हमारे जनरेशन में इन चीज़ों की बात थोड़ी अब जाके वो खुलनी शुरू हुई है, नहीं तो पहले तो आप लोग के टाइम पे ये चीज़ करना बहुत बड़ी बात बहुत थी। बड़ी, बहुत। तो मैं भी जब ये धीरे से मैंने मूवी देखी, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो कि मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी देखा कि आपने बोला कि वो बहुत ही एग्जैक्ट उन्होंने हाँ, पूरा मूवी, और वो गंगूबाई में, गंगूबाई में, हाँ बहुत ही बहुत सेम। जैसे कभी लाइट मैंने नहीं देखी, वही पीला मलगजी सी रोशनी, वही एक बल्ब, वही जला रहेगा, और क्योंकि केबिन्स में तो ज़रूरत ही नहीं, केबिन कहने में भी उनको लिहाज आती है, और वो कमरे में बस ऐसी हल्की सी रोशनी फैली रहेगी, किसी का चेहरा दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है, पता नहीं उसके पीछे शायद ये मंशा हो कि लड़की देखे ही ना कि कौन है तुम्हारे साथ, कितना गंदा है, कितना महक रहा है, कितने उसके कपड़े में बदबू आ रही है, बरसों शायद उसने ब्रश भी नहीं किया, आया नहीं है कब से। जैसे आपने अभी कितने केसेस को सॉल्व किया है अभी तक? देखिए, ऐसे तो 562 लड़कियाँ निकाली हमने। 562? हाँ। तो ऐसा भी कभी हुआ है कि आपने ट्राई किया हो बट आप नहीं। अनसक्सेसफुल हुआ? नहीं, कभी मैं नहीं? तभी तो कहती हूँ किसी ने ऐसे हाथ पकड़ के रखा कि मैंने इतना इतना मैं नराधम हूँ कि मेरे घर में दीपक भी नहीं जलता ढंग से, धूल अटी रहती है मेरे मंदिर में, मुश्किल से कभी कभी याद आई तो चलो भाई इसको झाड़ दे जरा, मैम लेकिन जो आप काम करते हो उसी पूजा से तो कम नहीं है, इतना तो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि 24 घंटे वो दिमाग में चलता है, और आजकल तो आप लोगों ने इतना चला दिया है कि इतने, उसके बाद भी हमने आप लोगों के बाद भी 35-36 लड़कियाँ निकाली पॉडकास्ट के जरिए, खुद से भी, ये भरा पड़ा है मेरा तो लड़की ये आंकड़ा मतलब 500 से 600 होने वाला है आई थिंक। हो गया है। अभी यहाँ से भी निकाली हैं, दिल्ली की भी एक लड़की निकाली, कोई दूर दराज से आए हुए थे कुछ मज़दूर लोग यहाँ काम कर रहे थे, उनकी भी 6 बच्चियाँ निकाली, लड़की एक बहका के ले गई। मतलब अभी तो पता नहीं क्यों लोगों को शायद ये लग रहा है कि अभी हर हाल में अगर मैं बच्चियों को बचा सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और कोई मेरे घर आया, अभी हरिद्वार से आए, बिना जाने बिना पहचाने, पूरे मेरठ में ढूंढते हुए किसी ने मेरा घर बताया, तो अभी हाँ अभी जो फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो कुछ डिटेल दे के गया, मतलब मैं सोचती हूँ कि जब तक, ये तो मैं कहती हूँ कि आखिरी सांस तक एक बेटी का हाथ तो हाथ में हो बस, और नहीं कुछ भी। मगर इन बेटियों का क्या करें जो खुद से कर रही हैं। हाँ अभी का ट्रेंड ही हो गया मैम, अब तो ट्रेंड हो गया, एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, कॉल गर्ल्स हैं, और इतना बुरा हाल है कि अगर कोई लड़की मान लो खुद से अपना रेट तय करके कह रही है, उनको तो रेट भी नहीं है उनके पास, तो मालकिन 250-300 रुपये लेगी लड़की के, और उसको उसमें से कुछ नहीं है। ये नहीं कि उनको पैसा मिलता है, कोई पैसा नहीं, रोटी खाएंगी, रहने को जगह दे रखी है बस, और कुछ नहीं उनका, क्योंकि जितने में वो खरीदी गई हैं वो पैसा भी उनको ही उतारना है। एक तरीके से वो काम भी कर रही है और उनके ऊपर एहसान भी हो रहा है कि एहसान भी है, तुम रह रही हो, तुमको हमने जगह दे रखी है, किराया भी देंगी उस जगह का,
और जो पुलिस का जाएगा हफ्ता वो भी जाएगा, जो और प्रशासनिक 1-2 हैं वो उनका भी जाएगा, और उससे ज़्यादा जो जितने दलाल हैं। मम्मी कितने प्राइस पॉइंट पे, मतलब अगर एक कस्टमर है उसने 300 रुपये या फिर आप जो आप प्राइस बता रहे हो वो किया, तो कितने चीज़ों में डिवाइड होता है, मतलब एक्चुअल जो पैसा उनके पास कितना जाता है? उनके पास नहीं जाता ना कुछ भी, वो तो रोटी खाती हैं बस। और क्या रोटी, नीचे से आ गए दाल चावल आ गए, पानी सी दाल आ गई, कुछ मोटे से चावल आ गए, किसी तरह से खा लिए, बस पेट भरना चाहिए और कुछ नहीं। थोड़ा सा नशा वो ज़रूरी है, मतलब वो सब उनको ही पे करना पड़ता है। जब नशा भी हो और उसका पेमेंट भी उनको ही करना पड़ेगा, मतलब उनकी में से ही कटेगा। वो कहते हैं ना कि वो बिन पैसे के मजदूर हैं। दुनिया का जो सबसे निकृष्ट प्राणी है इस समय वो हैं, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, कोई ये नहीं देखता कि ये जिंदा हैं, मर गई कब। मैं सच कह रही हूँ, मुझे 33 साल हो जाएंगे, मुझे 33 साल में कभी नहीं पता लगा वो कब मर गई, कोई भी। सिर्फ 2 महिलाओं को मैं जानती हूँ कि मैं उनकी डेथ पे गई हूँ, और कुछ अजीब सी वो सब रस्म थे उनको देखकर फिर उन्होंने उसके बाद में कहा कि चलो दीदी हो गया अब। अरे मैंने कहा डेड बॉडी को उठाओगे नहीं क्या? बोले वो तो मर्दों का काम है, छोड़ो। कोई मर्द नहीं मुझे दिख रहा था वहाँ, कौन मर्द है उनके घरों? क्या कहाँ ले जाते हैं, कहाँ इनके अंतिम संस्कार होते हैं, क्या इनके हिंदू रिचुअल्स होते हैं या मुस्लिम रिचुअल्स होते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मैम इसमें कोई रिलीजन वाइज डिवाइडेड है कि कोई स्पेसिफिक रिलीजन के ही लोग ज़्यादा करते हैं ऐसा? नहीं, जहाँ अरे ट्रैफिकर को जहाँ जो हाथ लग जाए, आपको कैसे पता कि वो हिंदू है या मुसलमान है जो फंसा के लाया है? और आपको कैसे पता कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम लड़की को फंसा के नहीं लाया? वहाँ कितनी मुस्लिम भी लड़कियाँ हैं, खाली हिंदू ही थोड़ी हैं, मुस्लिम लड़कियाँ भी हैं। तो कौन लाया उनको? कोई तो लाया है। तो ये लव जिहाद जैसी जो चीज़ है ना, ये मुझे कभी समझ नहीं आती। ये केवल एक आप ये मैं कहती हूँ कि ये एक आपने खुद से ये बना लिया। अभी आप मुस्लिम आतंकवाद की बात करते हैं और हम जैसे लोग हिंदू आतंकवाद की भी बात करते हैं। ये कहाँ हिंदू? अगर आप केवल बजरंग दल और फलाने दल और ये बना के और आप किसी को भी तंग कर रहे हैं, ये गलत है। वो अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कर रहा है तो आप क्यों करेंगे और खुद भोगेंगे? अगर किसी के साथ कुछ जाती होती है, जैसे हो रही है बहुत सी चीज़ों में, तो वो खुद भोगेंगी। आप उसमें क्यों इतना टांग अड़ा रहे हैं? देखिए, मोरल पुलिसिंग या ये मोरल सोशल वर्क मुझे समझ नहीं आता कभी भी। आप किसी के कोई खैर ख्वाह नहीं होते कि आप जाएं और उसे समझाएं नहीं जी तुम्हें इससे नहीं करनी। अभी हमारे यहाँ एक शादी होने जा रही थी, लड़का वेल एस्टेब्लिश था, लड़की बैंक में मैनेजर थी, लड़का डॉक्टर था, और वो रुकवा दी उनकी शादी। 13 तारीख को हो रही थी। इतना बवाल काटा है कि पूछो मत। तब वो मुंह छिपा के इधर उधर घूम रहे, बाली गए दोनों। बाकायदा उन्होंने कार्ड छपवाए, लोगों को आमंत्रित किया, ऐसा थोड़ी कि ऐसी शादी हो रही थी। लेकिन बस वो अलग कम्युनिटी के आए कुछ लोग, हम फलाने दल के, हमारे ठिकाने दल के, और ये नहीं होने देंगे। ये एक सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है, जिसे आप प्यार पे पहरा लगा रहे हैं। अरे जिसको जो भोगना होगा भोगेगा। मैं तो ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ कि जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादी की, भाग के शादी कर ली और बदहाल में जी रही हैं। कल मैं निकल रही हूँ यहाँ से और मुझे कोई फ़ोन कर रही है कि मैडम 19 साल पहले शादी की थी, लेकिन ज़िंदगी में एक दिन भी 19 दिन भी मैंने चैन के नहीं काटे, और अब मुझे छोड़ के चला गया और 2 बच्चे मेरे। तो बताइए ये क्या लव जिहाद है? इसको नहीं कहोगे? सेम कास्ट के हैं दोनों, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये जो बच्ची मुझे फ़ोन कर रही है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया अभी, वो लव मैरिज करके आई है, वो दूर दराज की है, और यहाँ आके उसको ये सब करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मैम करता कौन है? इन्हीं के जो जिनके साथ वो आती हैं, कब इनके जो वो हैं पार्टनर? बिल्कुल, पैसा कमाओ, इजी मनी है ना। क्या लगाना है आपको? तो बिजनेस में कुछ लगाना नहीं, एक स्त्री देह को लगाना, उसकी इज्जत को लगाना, अस्मिता को लगाना, और आपको पैसा आ जाएगा आसानी से। तो क्या करेंगे आप? ये सेक्स ट्रेड में बदल गया हिंदुस्तान पूरी तरह से। हम अगर इस कल्चर की, जैसे इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो, उनके लिए एक फैक्टर हो जाता है मनी फैक्टर। लेकिन जो बड़े लेवल पे जो लोग कर रहे हैं, जैसे आपने 2-3 बार किसी पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था कि वाइफ स्वैपिंग के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनके लिए तो मनी फैक्टर नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए, वो पता है कौन लोग हैं? इनके पास अथाह पैसा, उनके पास सच में कहूँ ना मैं, सुकून नहीं है ज़िंदगी का, क्योंकि वो कमाने में, अब वो गड्डी भर भर के नोट लाएं, सुकून ले लेंगे उससे? बस उन्होंने सुकून का रास्ता ढूंढा है कि हम वाइफ स्वैपिंग करेंगे। हर एक बड़े क्लब्स हैं जिनमें बड़ी भारी भरकम फीस है, बड़े ही लोग जा सकते हैं, वो जाएंगे और वाइफ स्वैपिंग का खेल खेलेंगे। मैंने जो महिला मुझसे शिकायत करने आई, मैंने उससे सीधे सीधे एक सवाल पूछा कि तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? जाके रिपोर्ट लिखा इस पर,
और कराओ इसका बोले मेरे मायके में तो बहुत अच्छा दामाद है, और ये अपने रसूख से मुझे साबित कर देगा गलत, क्योंकि इनकी सबकी आपस में कमिटमेंट होता है मर्दों का कि कोई भी जरा सा विद्रोह का स्वर उठा है तो तुरंत तुम मान लेना कि हाँ जी मेरा इसका अफेयर है, जिसके लिए कहेगी कि कल रात मुझे इसके साथ बिताने को कहा गया, इसकी चाबी थी और मैं इसकी बीवी रही आज रात भर, तो वो आदमी कहेगा मेरा इसका तो अफेयर चल रहा है। कोई बचाव का रास्ता है कहीं भी, जहां औरत की अस्मिता को दाव पे लगाया गया है वहां उसका बचाव का रास्ता ही नहीं। अब जो खुद से लगा रही हैं उनको क्या कहा जाए, उनके पास भी नहीं है बचाव का रास्ता एक्चुअल में। हम लोग थोड़े टाइम थोड़े प्लेजर के लिए जा तो जाते हैं लेकिन फंस जाते हैं। फंस जाते हैं, फिर आप नहीं निकलते। आपको लगता है कि जो लड़कियां नशा कर रही हैं, जो लड़के नशा कर रहे हैं, वो सुकून से सो पाते हैं? सुबह उठते हैं वो बदहाल दिखते हैं। अक्सर मैं देखती हूँ बहुत बच्चों को ऐसा कि जो रात भर नशा करते हैं, सुबह उठे तो बाल कहीं हैं कुछ और, कब उठ रहे हैं 12 बजे 1 बजे उठ रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया है ये। मैं तो भगवान को धन्यवाद करती हूँ, भगवान अच्छा है, तुमने हमारा टाइम पूरा कर दिया और सुकून से कर दिया। मैम आप किसी ऐसे केस के बारे में बताना चाहोगे जो आपको लगा हो कि सबसे हार्ट ब्रेकिंग हो, मतलब वहाँ पे आपको लगा हो कि यार ये चीज़ बहुत ही गलत हुई? तो एक छोटी बच्ची थी, इतनी ऐसे होगी 6-7 साल की, बहुत खेलती थी। मैं भी कभी कभी तसल्ली कर लेती हूँ कि इनमें से किसी की होगी। मैं जब नहीं खोज पा रही हूँ, बच्चा कुछ बताएगा नहीं, है इससे पूछूंगी तो मालकिन सुन लेगी, बहुत सारी चीज़ों का हमको भी रखना पड़ता है ख्याल। तो मैं हमेशा उसके साथ खेलती हुई कूदती रहती थी। कभी कभी कुछ ले गई उसके लिए कि बच्चा थोड़ा, तो इसी इंतज़ार में आ जाती थी। अभी हमारी सामने बड़ी हो रही है, 1-1.5 साल ऐसे ही बीत गया। फिर मैंने एक दिन इसे कहा, मैंने कहा मालकिन से, मैंने कहा सुन इसको मत डालना, तेरे से जब ना हो ना, अभी मैं और बच्चे भी तो पढ़ा रही हैं तुम्हारे, तो इसे ही पढ़ा लूँगी मैं। बोल ना ये ना पढ़ेगी। मैंने क्यों, ये अपनी माँ के पास जाएगी। तो मैंने कहा माँ तो यहीं है इसकी, वो भूल गई कि मैंने तो कहा था कि ये इसकी माँ है। 36 बता चुकी थी मुझे ये भी माँ है, अगले दिन ये नाम भी बदले रहते हैं, कभी कुछ रेशमा है तो कल गीता हो गया। तो मैंने कहा अभी तो तुमने बताया माँ यहीं है। अरे वो तो मैंने आपके डर से कह दिया था। कि मेरा क्या डर है, चल मैं इसका एडमिशन करा देती हूँ। हाँ करा देना, अभी रुक जाओ 1 साल और रुक जाओ। अच्छा मुझे भी लगा कि हाँ, पर मैंने ना उस पर और निगरानी करनी शुरू कर दी थी कि ये बच्ची को गायब ना कर दे। तो ठीक है, कुछ दिन बाद मुझे बच्ची दिखनी बंद हो गई। मैं भी रेगुलरली एक पे नहीं जाती हूँ क्योंकि इतने सारे हैं, तो वो नहीं, मेरे वॉलंटियर्स भी जाते, मैं जेंट्स वॉलंटियर्स को कभी अलाउ नहीं करती जाने के लिए। तो मुझे वो नहीं दिखी। मैंने एक दिन पूछा, अरे कहाँ चली गई वो लड़की, कहीं गायब कर दी क्या? बोल ना आपको दिख नहीं रही है खड़ी। मैं मतलब मुझे कौन सी खड़ी है इनमें से, और ये हाँ उसका नाम लिया, वो आ गई। मैंने बहुत गौर से उसका शक्ल देखी, मुझे 2-3 महीने बाद मिल रही थी। मैंने कहा हाँ शक्ल तो वही है, लेकिन आप हैरान होंगे कि वो मुश्किल से 11 साल की बच्ची नहीं थी। मेरे ऐसे हो गया क्योंकि मेरी बेटी की बेटी 11 साल की थी उस समय। मुझे ऐसे हो गया कि जैसे तुझे किसी ने बहुत बहुत बुरा चोट पहुँचाई है, कि वो इस कदर हो गई थी, चेहरा उसका मासूम सा उतना ही, और वो ऐसे पूरे बॉडी उसकी डेवलप हो गई थी, और उसको धंधे में उतार दिया था इन लोगों ने। तो इतनी जल्दी कैसे? ऑक्सीटॉक्सिन देके। ये क्या होता है मैम? ये पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं, ये एक बैन इंजेक्शन है। और ज़्यादातर क्या, हम तो चूँकि गांव देहात के लोग हैं, हमारे यहाँ क्या करते हैं कि अगर गाय तो नहीं, भैंस अगर दूध नहीं दे रही है, किसी वजह से कर रही, तो एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो तुरंत दूध उतर आता है। या क्योंकि पहले तो घर में डिलीवरी होती थी, या मतलब पेन कम हो रहा है, डिलीवरी पेन कम हो रहा है, तो वो एक इंजेक्शन दाई लगा देती थी, तो उससे पेन ज़्यादा हो जाता था और बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता था। बाद में वो बैन किया गया क्योंकि उससे ना बहुत सारे नुकसान भी थे, जानवरों को भी नुकसान हो रहे थे उससे, दूध सूखने लगता था, औरत को तो बहुत सारी परेशानियां थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उनको देना जो शुरू किया, ये मुझे पहली बार खुला कि ये ऑक्सीटोसिन देती हैं, बैन इंजेक्शन जो कहीं मिलता नहीं है। जानवरों को लगाया जाता है? हाँ जानवरों को लगाया जाता है और मिलता नहीं है, और वो उनको लगा के उसमें कुछ ड्रग मिला कर देते हैं। मैंने थोड़ी देर में उसका इम्पैक्ट देखा कि जैसी उसमें से पदचाप हुई, जीने में से होती है, तो बड़ा कठिन समय होता है। अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि सारी लड़कियाँ भागती हैं, तमाम अपनी, कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई संकोच नहीं, सीधे भागती हैं ये दिखाने के लिए कि मैं आज एक कस्टमर ये मेरे पास जाएगा कि नहीं जाएगा, कम ना रह जाए मेरा, एक 15 से 20 कस्टमर्स चाहिए एक लड़की को डेली। हम भागती क्यों? मैं किसी दूसरे को पसंद कर ले और मैं पीछे रह जाऊँ, आज मेरे कस्टमर कम हो जाए तो वो बच्ची ना सबसे
मतलब हर किसी को, जैसे उसने कोई लड़की पसंद कर ली, वो उसे ले गया, वो जो उसके पीछे भागी ना लड़की, अरे मैंने कहा उसको रोको, क्योंकि कहाँ तक रोकें, ये रुक ही नहीं रही है। और वो ज़बरदस्ती कहा कि मैं जाऊँ, मतलब बहुत गंदे तरीके से उसने कहा। वो मेरे लिए ऐसा था, मैंने उस बच्ची को खींच के मैंने उसके 3-4 थप्पड़ लगाए कस के। तो ऐसे हुई जैसे कुछ उसको। फिर बोली आपने मुझे मारा क्यों? मैंने कहा इसलिए मारा कि तू कितनी छोटी है और तू क्या कह रही है उस आदमी से। बोली हर रोज़ कहती हूँ मैं तो, और इसी के लिए तो मुझे इंजेक्शन, तब उसने मुझे बताया इसी के लिए तो मुझे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मैंने कहा इंजेक्शन कौन सा है? तो उसने कहा दिखाओ इंजेक्शन कौन सा लगाती हो मुझे। मैं कोई ऐसी थी? मैं तो किसी के पास भी नहीं जाती थी, और इन्होंने ये लगाया तो मैं अब जाती हूँ, और अब मैं नहीं रह सकती। सोचिए अब, वो मतलब इतनी हाइपर हो रही थी। वो खुद मालकिन कह रही थी कि इसको रोक पाना मुझे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कम उम्र थी, अभी शायद पीरियड से भी नहीं होती थी, और उसको उन्होंने उस धंधे में डाला। मैंने पहली बार मुकदमा लिखाया। नहीं, मैं उन पर लिखाती नहीं हूँ, मैं तो सोचती हूँ कि वो तो दुनिया की सताई हुई है, मैं ही क्यों सताऊँ। एक बच्ची को निकाल लूँगी, पुलिस करती है मुकदमा तो करे, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करती। पहली बार मैंने किया कि इस बच्ची की जान बचाने के लिए। लेकिन असलियत ये है कि उस बच्ची की जान नहीं बची। पुलिस ने साधारण धाराओं में बच्चे के शोषण वोषण का नहीं लगाया, जब पास को भी नहीं लगाते थे लोग। मैम जो कारण था वो इंजेक्शन ही था। हाँ, वो मर गई लड़की बहुत जल्दी, झेल नहीं पाई, इतनी छोटी थी और इतनी मासूम सी थी, पहले से गोल मटोल थी उसको। मतलब वो इंजेक्शन तो ठीक है, पर जो ड्रग ये देते हैं ना, वो बहुत हाई होता है, जिससे दर्द का एहसास ना, मतलब सुन्न हो जाता है शरीर। आप कोई कुछ भी करता रहे, आप सोचिए कि फिर 15 से 20 कस्टमर जिस लड़की को निपटाने हो बिना पीड़ा के कैसे जा सकती है। 15 से 20 कस्टमर। 20 कस्टमर। तो उस बच्ची का मैं कभी जिक्र भी नहीं करती हूँ, मैं पहली बार किया ये, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उस समय उस बच्ची को पढ़ने के लिए डाल देती, कितनी, तब मुझे लगा कि ये इसकी थी नहीं, क्योंकि अपने बच्चों को तो वो मुझे खुद से कह देती हैं कि ले जाओ दीदी, अब तो ये 3 साल की होगी, इसका करा दो एडमिशन, 4 साल का हो गया, 5 साल का बच्चा हो गया, इसका करा दो। अच्छा, जो माएँ हैं वो कभी ये नहीं कहती कि तुम भी इसी लाइन में आ जाओ? नहीं, अब नहीं। एक समय तो ये था कि मात्र सत्तात्मक परिवार थे, तब वो नाचने गाने का पेशा था, तो नानी से माँ, माँ से बेटी, ऐसे चलता था, जो राजस्थानी नट कंजर बेड़िए हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी तो इतना तो इस 30-35 साल में यही किया है कि उनको इतना तो कोशिश की कि खुद आ गई, इतने बदहाल ज़िंदगी जी रही, इन बच्चों को निकाल दो। और बहुत सारे बच्चे बहुत सर्वाइव कर पाए, बहुत अच्छी जॉब्स में हैं, अपनी माँ को निकाला है, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं अगर खाली रेस्क्यू कब तक करती रहूँगी? बच्चे अपनी माँ को खुद से कहेंगे कि अब नहीं, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, और वो हुआ। बहुत बच्चे, अभी मेरी एक बच्ची बैंक में हुई है पीओ, और शादी हुई है उसकी, शादी में गई, अपनी माँ को अपना घर दिलाया, वो फिर से नाना नानी के पास ले गई, उन्होंने अपनी माँ को अपना घर दिलाया। घर दिलाया कि, और उसने वही कैडर लिया जहाँ की माँ थी बैंक में, हमें पता भी नहीं लगने दिया उसने। तो मैंने कहा कब गई तुम? बोली एग्ज़ाम देने नहीं गई थी बड़ी माँ। हाँ, मैंने कहा गई तो थी, तो तूने तो नहीं बताया कि मैं वहाँ कर रही हूँ। बोली मुझे माँ को भी तो घर ले जाना था, आप ही तो कहती हो। तो मैंने कहा माँ से, अपनी नानी को क्या बोली? बोली मैंने कहा कि जिनके साथ मम्मी चली गई थी ना, मेरे पापा जो, वो तो मर गए थोड़े दिन में, फिर मम्मी ने झाड़ू पोछा करके मुझे पाला, और मैं बैंक में पीओ हूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ, तो मेरी माँ को अब आप स्वीकार कर लो जो गलती हो गई। यानी इस केस में ये कह सकते हैं कि आपने लोगों को, जो बच्चियां हैं, जो बेटियां, उनको सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं किया, उन्हें एक नई ज़िंदगी भी दी। ज़िंदगी भी है, बहुत ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको ज़िंदगी मिली है, बहुत है। मैम पुलिस वालों ने कभी सपोर्ट नहीं किया इन सब चीज़ अरे क्या बात कर रहे हो भाई, कि उन्होंने हेल्प किया हो इस चीज़ में कि आप आगे बढ़ो? नहीं भाई, वो कहते मैडम आप क्या बेकार, ये कहाँ, ये बेचारी, ये भी बालिग है, दिख रही है 14-15 साल की बालिग है, छोड़ो, ये कहना जाने चाह रही है, आप इसे ज़बरदस्ती ले जा रही हो। अरे भैया, मैंने किसी लड़की को ज़बरदस्ती नहीं निकाला, रेड नहीं करती मैं कभी भी, रेड से तो मुझे बहुत नफरत है। रेड क्यों? कोई वो भेड़ बकरी है कि आप घेर के ले आए और ले जाके पेश कर दिया मजिस्ट्रेट के यहाँ? मैं केवल रेस्क्यू करती हूँ, और एक्ट भी कहता है कि रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है। ये आप रेस्क्यू करिए, उद्धार करिए उनका। हालांकि मुझे हिंदी शब्द तो कहने में भी अच्छा नहीं लगता, उद्धार कौन, हम उद्धारक हैं? हम तो मारक हैं उनके, कि जिनको वहाँ ले जाकर हमने डाल दिया, तो कहाँ उद्धारक हैं? पर अच्छा है कि रेस्क्यू होके वो कम से कम लड़की का रिहेबिलिटेशन हो जाता है। शादियाँ भी की हमने बहुत प्रशासनिक तौर पे शादियाँ होती हैं कि उनको नारी निकेतन रखा जाए, वहाँ से उनको आइडेंटिटी छिपा के किया जाता है, ऐसे तो कोई नहीं तैयार होता।
पर वो अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं जिनको फॉलो भी करती हूँ। मैम आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ दायित्व आपका नहीं, हम सबका भी है? ये सबसे ज़्यादा समाज का दायित्व है, समाज को करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हम नहीं उठाते हैं। बहुत सी उन चीज़ों की जिनकी हमें ज़रूरत होती है उनकी हम आवाज़ नहीं उठाते, बेवजह की बातों में आवाज़ उठाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। अभी जैसे देखिए कि अगर इस पे पहली बात तो सरकार के एजेंडे में हो तो समाज भी आवाज़ उठाएगा। सरकार अगर चिल्ला रही है कि लफ्ज़ जिहाद, तो समाज भी चिल्ला रहा है। समाज सेवी भी हैं, कुकुरमुत्ते की तरह उगी हुई NGOs भी हैं जो चिल्ला रही हैं। समाज अगर सरकार चिल्लाने लगे कि वेश्यावृत्ति हटाओ, वेश्यावृत्ति उन्मूलन करो, तो ज़रूर लोग भी उठाएंगे आवाज़, क्योंकि हम पिछलग्गू हो गए हैं, खुद से कुछ नहीं करना चाहते, सरकार करे। तो बस ये है कि भगत सिंह तो पैदा हों पर पड़ोसी के पैदा हो जाओ, हमारे में ना हो। और अभी तो मैं कहती हूँ, मैं पीयूष मिश्रा को फॉलो करती हूँ, आप लोग पता नहीं देखते हैं कि नहीं, उनका आरंभ प्रचंड तो सब नहीं सुना होगा, लेकिन उनके और भी हैं कुछ ऐसे बहुत ही संवेदनशील, जिन्होंने कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। शायद वो भी अब फेडअप हो गए, वो अब कहते हैं कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज़ को लाओ। ये स्थिति हमारे देश की हो गई है कि उन जैसा आदमी अगर ये बात कह रहा है, जैसे गुरुदत्त सिंह जी ने भी कहा है कि जिन्हें नाज है इन पे वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो भी आवाज़ बंद हो गई। वो बिल्कुल सटीक सब दिखाया कि कितना, ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग प्यार नहीं करते, उनके मन में कभी प्यार जैसी कोई भावना नहीं पैदा होती। जितनी भी हमने शादियाँ की वो सब उन्हीं के प्यार का नतीजा थी, हमारी खुद से उसमें कोई पहल नहीं थी। हम जैसे हम इंसिडेंट सुन रहे हैं, आपने एक इंसिडेंट बताया कि जिन्होंने जो अंकल थे उनके, जो चाचा जी थे, उनको वहाँ, वो भी तो प्यार के ही झांसे में एक तरीके से उन्होंने लाया। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर जब वो वहाँ गई, उसके बाद भी उनके पड़ोसी ने, हाँ वो भी प्यार का ही झांसा दिया। तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए कि उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए एक तरीके से। बिल्कुल, वो तो दुनिया की सताई हुई हैं, क्या चाहिए, भरोसा। और इसीलिए वो भरोसा कम करती हैं, क्योंकि जिससे प्यार किया वही उनको इस हाल में छोड़ गया, किस पे भरोसा करें, फिर किसको मानेंगे कि ये हमारा है। जैसे भी आप लोगों के पॉडकास्ट के जरिए एक लड़की हमने सोनागाछी से निकाली, कोलकाता से, मात्र 15 साल की बच्ची थी जब उसको भगा के ले गया वो, अच्छा खासा स्मार्ट लड़का। हमने उससे पूछा कि तुमने क्यों नहीं अपने माँ बाप को एक बार वो किया, कि वो ये कह रहा था कि पहले हम शादी कर लेंगे। मैंने कहा अभी तुम नाबालिग हो, कैसे हो सकती थी? तो बोले इसीलिए तो मैं आधार कार्ड और मार्कशीट लाने को उसने कहा हाई स्कूल की, कि जैसे ही तुम बालिग हो जाओगी तो ये काम आएंगी, शादी करके फिर हम मम्मी पापा से माफ़ी मांग लेंगे। और ले जाके सोनागाछी में बेच दिया। तो इतनी सुंदर सी बच्ची है, लेकिन निकल गई, थैंक गॉड, और थैंक्स टू पॉडकास्ट, थैंक्स टू यू जिन्होंने निकाला, आप सबकी वजह से, क्योंकि वो बच्ची कहीं से पॉडकास्ट देख रही थी और उसने मुझसे डायरेक्टली संपर्क किया, मैं उसे निकाल पाई, तो बड़ा सुकून मिलता है उस समय बस। तो गाइस पूरे पॉडकास्ट में मैम का नंबर आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, मैम इज़ ऑलरेडी ओपन, हम लोग खुद ओपन है इसके लिए कि अगर आप लोग कोई भी हेल्प चाहिए आप जाके उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा आप लोगों से और निवेदन है कि कुछ बच्चियों के मेरे पास आए हुए हैं लोगों के, जिनके माँ बाप के, कि उनकी बच्चियाँ गायब हैं, पुलिस के भी आए हुए हैं, पुलिस ने भी हमसे मदद मांगी है। चलिए कुछ तो परिवर्तन हुआ कि पुलिस को लगा के कुछ हम कर सकें, तो उनका अपने पॉडकास्ट में ज़रूर उनकी फ़ोटो शाया करें आप। बिल्कुल आप शेयर कर दीजिएगा, मैं शेयर करूँगी कि इतना सोशल मीडिया में ना फंसे। मैं अगर आपको सुनवा दूं कि किसी के माता पिता मुझे क्या कह रहे हैं, तो आपने कान बंद कर लेंगे कि वो इस कदर कर रही है कि उसको वो कुछ भी करेगी, कुछ भी, और अभी 15-16 साल की मुश्किल से माँ बाप को मारेगी, अलग अलग लड़कों से संबंध रखेगी, और मतलब कुछ नहीं। उसको उन्होंने काउंसलिंग भी करा दी, नशा मुक्ति केंद्र में भी छोड़ दिया। मैंने कहा नशा मुक्ति में क्यों, नशा थोड़ी कर रही है, कि ये मोबाइल भी एक नशा। अरे मैंने कहा ये मैम इन चीज़ों का कॉज क्या है, मतलब अगर पेरेंट्स कैसे पता कर सकते हैं कि मेरे बच्चे इसमें, छोटे बच्चे से क्यों नहीं आप मोबाइल को दूर रखते? एक तो कोरोना ने बहुत ख़राब किया ये सबको, वो होमवर्क, और आज भी हो रहा है, आज भी वो कि भाई अभी ये छुट्टियां हो गई तो होमवर्क जो है उस पर दिया जा रहा है। तो इससे हटाओ। आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चा केवल होमवर्क ही कर रहा है, कुछ और भी देख रहा है? और दूसरा इतना, मतलब एक वो गेम्स हैं जो ये 3 लड़कियों का तो आप सबने सुना ही है, ये गेम्स की परिणति सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे और भी ऐप्स हैं जिन पे बच्चे बैठ रहे हैं अजीब, जैसे उल्लू को तो बंद कर दिया चलो, और भी हैं कुछ ऐसे कि जो सेक्सुअली चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और उसी में ही सामने वाली लड़की को करते हैं, वो ओरल सेक्स में उनको कराते हैं सब।
ये इतना खतरनाक है कि माँ बाप को तब पता लगता है कि जब वो 24 घंटे, अरे कभी किसी के कमरे में आप घुस के क्यों नहीं पूछ सकते, आपके बच्चे हैं वो। हमने क्या करना शुरू कर दिया है, अभी के टाइम में बच्चों का स्लोगन प्राइवेसी हो गया। प्राइवेसी हो गया। ये जो प्राइवेसी आपने देना शुरू कर दी, थप्पड़ों से 2 प्राइवेसी कस के, जैसे सदा पिटते आए। हम तो इतने पिटे हैं, हद से ज़्यादा पिटे हैं। हमने पीटा है अपने बच्चों को। हमारा तो बेटा कहता है कि मम्मी हम तो अब भी पिट रहे हैं, दुनिया में हम हमारा नाम है और माँ से पिटते हैं। ये माँ बाप का पीटना नहीं होता है, वो उनका प्यार है, उनकी आपके भविष्य को बचा के रखने की एक कवायद है। और आज आप बच्चे, मैंने तो सुना है लोग बच्चे कहते हैं अब हम 18 साल के हो गए, नौकर क्या आया करो हमारे कमरे में। भाई ऐसा क्या कर रहे हो? मैं तो दरवाजा, मेरे तो शादीशुदा बेटियाँ वो भी बंद करके बैठ जाए। मैं ये पूछती हूँ भाई क्यों बैठी हो तुम दरवाजा बंद करके? मम्मी अब हमारी शादी हो गई। मैंने कहा बेशक हो गई, तो सामने बैठो मेरे। क्यों नहीं बैठते आप? कभी डाइनिंग टेबल पर आप एक साथ नहीं बैठते, खाना आप एक साथ नहीं खाते, कभी कोई नाश्ता सुबह का आप एक साथ नहीं करते, कभी तो बैठो बच्चों को लेके। और आप बचपन से छोड़ देते हैं ये सब चीज़ें। मुझे नहीं समझ में आया, ये नहीं करेंगे, ये पेरेंट्स की गलती है। मैं बच्चों की बिल्कुल नहीं मानती, वो कोरा कागज़ है, वो तो जिस राह पे चल दिए बस वो राह उनको पकड़ आ गई। वेश्यावृत्ति बिल्कुल अलग चीज़ है, और ये जिनमें फंस रहे हैं बच्चे, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये आपने अपने बच्चों को ऐसा छोड़ दिया। चलिए बाप कमाने में मुबतला है, आप किस में हैं? ये माँ का दायित्व है कि वो अपने बच्चे पर ख्याल रखे, देखे क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है फ़ोन में। तो क्यों नहीं आप कर सकते? पेरेंट्स का भी दायित्व है, ये भी कह सकते हैं पेरेंट्स का ही है ये। पहले होता था कि अगर पड़ोसी ने कुछ गलत देख लिया बेटे को या बेटी को, वो घर आके बताया भाई ऐसे देखा, ऐसे देख लो। वो सुनते थे, बच्चे से पूछताछ करते थे, पिटाई भी कर दे तो कोई वो नहीं है। लेकिन आज तो अगर आप जाके भी किसी के घर कह दो, वो कहेगा भाई मेरा बच्चा तुमसे क्या मतलब है, तो भुगतो, फिर भुगत रहे हो। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हम कोरोना की बात कर रहे थे, तो मैम लॉकडाउन के टाइम पे ऐसे सिचुएशन में इनका क्या हाल था? अरे हर वक्त थे बच्चे, कौन फ़ोन पे? तब तो रोक भी नहीं सकते थे आप, वो तो 24-24 घंटे बच्चे फ़ोन पे रहे हैं। मेरे पास तो इतनी जब भी शिकायतें आती थी कि इतना बच्चा फ़ोन देख रहा है, आप क्या करें? मैंने कहा भैया काउंसलिंग सेंटर में ले जाओ, मुझे नहीं पता क्या करोगे, मैं अब क्या करूं, जब छूट दे दी। बहुत हमने कॉलेजेस में, अभी मुझे हर जगह ऐसे भी बुलाते रहते हैं काउंसलिंग के लिए भी और स्पीकर के तौर पे भी। मैंने बहुत जगह कहा है कि आप लोग ये बंद करिए, इस पर मोबाइल पे देना, वो ऐप करो, ये वाला डाउनलोड करो, ये करो, इस पर ये करो। मैंने कहा 24 घंटे बच्चा उस पर रहता, फिर आदत हो जाती है। आदत हो गई आपने, अभी तो आप होमवर्क कर रहे हैं, आप जो डाउनलोड किया उसको फिलअप कर रहे हैं, फिर आप कुछ भी देखेंगे, रील्स देखेंगे। मैम लॉकडाउन के टाइम पे मैं बात कर रहा था कि जैसे 2020 की बात है, तो उस टाइम पे सब चीज़ बंद थी, लॉकडाउन था, तो जो ब्रॉथल्स थे इसमें ये सर्वाइव कैसे हो रहे थे? मज़े की बात तो यही है, इनके सर्वाइवल में परेशानी नहीं आई। और इससे बड़ी मैं बात बताऊं तुम्हें कि मुझे क्या हंसी भी आती है इस बात पे। पहले मैं नोटबंदी की बात करूंगी। नोटबंदी में लोगों की लाइन लगी, लोग मर भी गए लाइनों में लग लग के, पैसा नहीं निकला, और हम एक दिन नहीं लगे। इसलिए नहीं लगे कि हमने कहा भाई हम एक चेक दे रहे हैं तुम्हें, तुम जब चाहे जब लगा लेना इसको, चेक को, हमें नहीं पता, हमको इतने पैसे चाहिए, हमारे स्टाफ की सैलरी नहीं गई है। तो उन्होंने हमें दिए 100 रुपये, 50 रुपये, क्योंकि उनके पास तो डेली आ रहा था, वो दिए उन्होंने। हंसी भी बहुत आई। मैंने कहा भाई तुम कहाँ से लाते हो? हाँ दीदी देखना, दे तो जाते हैं, वो कौन सा चेक थोड़ी देते हैं हमको, तो बताइए। हालांकि मुझे बहुत हंसी आई इस बात पे, दुखद थी, और हमें कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा। यही बात फिर कोरोना की आ जाती है। मैंने कई बार पूछा भाई कुछ सामान वामान भिजवाऊँ, भेज दूँ, बहुत लोग दे रहे हैं, मैं एक आध वहाँ लगवा देती हूँ गाड़ी, तो तुमने ना दीदी हमारा तो सब आ जाता है। कहाँ से आता है भाई? अरे आ जाता है सब। ये लॉकडाउन के टाइम की बात? ये लॉकडाउन की बता रही हूँ मैं। एक बीमार नहीं हुई इनमें से, उनका धंधा बंद नहीं हुआ, उनका खाना पीना बंद नहीं हुआ, उनके यहाँ कोई परेशानी नहीं आई। हाँ एक वो खुश थी, बोली दीदी आप मत आना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये कोरोना, आप मत आना। अब उस बीच क्या होता रहा होगा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझे, मैं तो सोचती मेरी केयर कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे दूर रखने की कोशिश कर रही थी कि इस समय ना आए। तो लोग तो गए उस समय भी, उनका पेट कैसे भरा होगा। एक दिन मुझे तो शिकायत नहीं आई कि दीदी हमारे भी कुछ दिलवा दो, हमारे पास नहीं है। और हम उनके अच्छे पहलू को भी देखते हैं। देखिए कारगिल युद्ध हुआ, मैंने कहा भाई ऐसी ज़िंदगी काटती रहोगी, कुछ तो पुण्य कर लेंगे। दीदी बताओ, मैंने कहा सैनिकों के लिए बताओ क्या कर सकती है। और दीदी जो कहो, मैंने कहा एक दिन की कमाई दान कर दो। जैसे मैंने कहा ये लो, मैंने एक बॉक्स दिया और बीज उसमें रख दिया, मैंने कहा इसमें सब डालो, और उन डाल के दीदी भर गया। मैंने कहा भर गया तो दे दो, जाओ डीएम साहब के पास जाओ, राहत कोष में जमा करके। पर हम तो कभी गए नहीं। मैंने कहा जाना सीखो, सब जगह सिखाया। फिर उनकी कंप्लेंट्स, उनकी दिक्कतें मैंने हर जगह, चाहे डीएम एसएसपी किसी के में जाओ। मंच भी देती हूँ मैं कुछ भी कार्यक्रम करूँ, भाई मेरे तो ज़्यादातर इससे होते हैं, कम करती हूँ मैं थोड़ा ऐसे इस तरह के, पर फिर भी उनको मंच पे बिठाती हूँ। किसी को एतराज़ हो मत बैठो, जो कोई दूसरे गेस्ट हों, मुझे परवाह नहीं है।
उनको मैं मंच पे बिठाती हूँ। सिर्फ इसके पीछे मंशा यही होती है कि वो तो आपने सताई हैं, खुद से थोड़ी हैं। नहीं बिठाना तो मैं एस्कॉर्ट सर्विसेज की लड़कियों को कभी नहीं बिठा सकती हूँ, उनको नहीं बिठा सकती हूँ जो कॉल गर्ल्स हैं, नहीं मैं उनको बात कर सकती हूँ। लेकिन ये तो अपनी मर्जी की नहीं थी, इन्होंने ये पेशा तो अपने आप नहीं चुना था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिनको भगवान ने बनाया, आपने उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया, आपने उनको आरक्षण दिया। जिनको आपने बनाया उनको कुछ नहीं दिया। किसने ये नाम दिया इन्हें? क्यों उनको इस नाम से कहा जाए? क्यों उनके कमरों को अलग से बता दिया गया, उनके घर को? उनको भी उसी तरह से देखो, उसी नज़र से देखो, उनको भी कहीं आरक्षण दो, उनके लिए भी कुछ दो। बाजार बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मजबूरी की है, उनको मारो डंडे वो चली जाएंगी। मैम, मुझे जहाँ तक लगता है इस एपिसोड को देखते हुए, आपकी बातों को देखते हुए, कि हमें डिमांड कम करनी चाहिए, तभी सप्लाई कम होगी। बिल्कुल, ये तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा बिजनेस ही। वो डिमांड सप्लाई पे नहीं है, एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, वो खुद वो से कर उनकी रहे हैं। खुद की डिमांड है। उनको पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, ये चाहिए उनको। हम, लेकिन वो लोग भी तो एंडिंग में यहीं पे आएंगे। नहीं, यहाँ क्यों आएंगी? हो जाएंगी तो कहीं शादी कर लेंगी, उनके पास तो ऑप्शन खुले हैं। कौन सा वो बता थोड़ी नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी है, लोगों को पता भी नहीं है, मतलब हाँ। अभी किसी को जज नहीं कर सकते नहीं, कि कौन क्या कर रहा है। ना ना ना, जज ही नहीं कर सकते आप, कैसे करेंगे आप? और फिर मैं तो कहती हूँ भैया, किसी को बुरी लगे तो लग जाए, कि देर से शादी और जल्दी से तलाक इसीलिए तो हो रहे हैं। 30-35 साल तक तो लड़कियां यूँ कहती हैं कि अभी शादी कर लें। भैया 35 साल में तो हमने 36 साल के हुए थे, हमारी बेटी की शादी हो गई थी, हम 36 साल के थे, बताओ। तो ये अच्छी ज़िंदगी जी, बढ़िया। आज नहीं, उन्हें आज भी याद करते हैं, आज भी नहीं आँख नम होती है उनके लिए। पर आज के तो बच्चे 4 दिन रह के भी कहते हैं नहीं नहीं इसके साथ नहीं, मेरा ब्रेकअप है। फिर हुकअप भी होता है कभी कभी। ब्रेकअप पैचअप, ये तो बहुत अभी के टाइम पे तो यही तो चल रहा है। ये आसान हो गया, तो वो नहीं। ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक तो आप समझ लीजिए कि आप लास्ट पीढ़ी हैं जो ये देखेंगी कैसे रसातल में जा रहा है हिंदुस्तान, जिसका दुनिया सम्मान से, इज्जत से नाम लेती थी कि उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को लोग फॉलो करके वृंदावन में आ रहे हैं, हमारी ड्रेसेस पहन रहे हैं, भगवान को जप रहे हैं, और हम आधे नंगे कपड़े पहन के सड़कों पे घूम रहे हैं। और आप कह नहीं सकते कि मेरे कपड़ों को जज कैसे कर सकते हैं आप? गर्त में हैं हम, बस। मैम, जो आने वाली जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है, जो जेनजी है, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे इस चीज़ में कि कैसे वो लौट आओ वापस? बस मैं और कुछ नहीं कहूँगी। कुछ भी कहना तो आपको बहुत ख़राब हो जाएगा, मगर लौट आओ। कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में, आप उस बदहाली में जियोगे। आप देखिए, एक आदमी शराब पीता है, सड़क पे गिरता है क्योंकि सस्ती शराब पीता है, लोग उसे गालियाँ देते हैं, 50 बात सुनाएंगे, वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आप बढ़िया शराब पीते हैं, ये मुझे किसी ने बताया 2200 रुपये का है, वो उसकी माँ ने बताया। तो इतना महंगा आप पी रहे हैं, अब फेफड़े तो आपके भी ख़राब होंगे और देसी शराब पीने वाले के भी, लीवर आपका भी ख़राब होगा। मैं अक्सर देख रही हूँ कि आज तक लीवर के पेशेंट इतने सारे आ रहे हैं। वो क्यों नहीं समझ में आता आपको? मत करो कि आप सामाजिक बात करने की, जी मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस। ठीक है, आपकी चॉइस है, मगर इस बॉडी को इतना भी तो ख़राब मत करो कि आप 40 साल भी पूरे ना कर सको। आप किसी भी शराब पीने वाले को देख लो कि वो किस बदहाली में जीता है, क्योंकि आप खाते नहीं हैं। फिर आप तो शराब पी रहे हैं और पड़े हैं धुएं में। मैंने एक जगह मुझे जाना हुआ, एक बहुत नज़दीकी में, तो मुझे उसके पेरेंट्स ने कहा कि दीदी आप वहाँ पे हो, उसे निकाल लो, वहाँ से ले आओ, उससे शायद गाड़ी ना चल पाएगी। उनके बेटे को हम लेने गए तो देखिए भग से धुआं पूरे कमरे में, और 8-10 लड़के पड़े हुए, और एक लड़की थी बस, केवल वो सोफे पड़ी, और क्या धुआं उड़ रहा था कि मुझे चक्कर आने को हो गया। किसी तरह से उसे खींच खाच के बाहर निकाला, गाड़ी में डाला कि अच्छा तुझे घर लेके जाऊँगा। रास्ते में कूटती भी आई, कई बार लगाए थप्पड़ कि तू माँ बाप को क्या दिखा रहा है। तो बताइए, वो पूरा धुआं आप ही तो कर रहे हैं। आप किसी के साथ एक कर लीजिए, मेरे तो आप लोगों से जो जैन जी हैं, आप किसी के साथ उस बंदे के साथ बैठ जाइए जो सिगरेट पीता हो, गाड़ी में बैठ जाइए, आप आधी सिगरेट पी जाएंगे, थोड़ी देर में आपको आंखें भारी होने लगेंगी आपकी, आपको लगेगा कि धुआं मेरे अंदर भी जा रहा है। तो फिर कहाँ नहीं जा रहा है? ये तो शराब से भी बुरा है, धुआं तो उससे भी बुरा है। अब मैं उस बच्चे को देख रही हूँ कि वो इस कदर हाइपर है, वो नशा ना मिलने से, फिर आपकी ये हालत होगी। तो लौट आओ, बस, कुछ नहीं रखा। और सच बात तो ये है, मेरी कड़वी लगेगी आपको, हम देह को इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, माई बॉडी चॉइस, कि आप ये सारे नशे, ये सब आप इस कदर इसमें मुब्तला हो चुके कि आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे। तो पैसा कमाने के लिए माँ बाप क्यों देंगे नशे के लिए पैसा आपको? जाओ, जो हो रहा है तुमसे। अब वो इस सब काम को करके पैसा जुटा रहे हैं, कर रहे हैं। आसान पैसे कमाने का आसान साधन। पैसा, इजी मनी है ये,
इसीलिए मैं कह रही हूँ सेक्स ट्रेड में बदलते जा रहे हैं। विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला पेशा है ये, जिसमें कुछ नहीं लगता, एक औरत की अस्मिता लगती है दाव पे। और चरित्र के तो हम मायने ही नहीं रख रहे हैं, कम से कम कुछ तो चरित्र के मायने रखो, नहीं रख रहे। आप जैसे बच्चों को देखती हूँ, अच्छा लगता है कि ये भी बच्चे हैं। कभी कभी कोशिश करती हूँ कि ऐसा तो नहीं, अभी 1 घंटे एक बच्चा मेरे साथ बैठा है, इसको कहीं तलब तो नहीं लग रही होगी सिगरेट की, पर मुझे लगा कि नहीं लग रही। बहुत बच्चे ऐसे मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, ज़्यादातर कम उम्र के बच्चे हैं, और तब मैं ये सोचती हूँ कि कुछ तो बची है दुनिया थोड़ी सी, तो इसलिए जैसी बची वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। बस ये अब आप लोगों के हाथ में, क्योंकि अगला ज़माना पॉडकास्ट का है और ये आप सबके हाथ में। और मैंने इसके परिणाम में देख रही हूँ कि जिनका मेरे प्रोफेशन से कुछ लेना देना भी नहीं है, वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ तो बदलाव आप ला सकते हैं, तो और भी कुछ नहीं तो ये मुहिम छोड़िए। लोग कॉलेजेस में बड़े इवेंट्स रख रहे हैं मेरे साथ, बड़े टॉक्स रख रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली में है मेरे 18 मार्च को भी है, 20 मार्च कल को भी है, कल 20 फरवरी को भी। तो ये इसका मतलब लोगों को खतरा तो हो रहा है, कॉलेजेस को भी हो रहा है कि हमारे बच्चे इस में, तभी इस तरह के टॉक शो और ये सब चीज़ें रख रहे हैं। तो आपके पास तो खुला है। अब एंडिंग में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जैसे लोग ना, मैं कैसे करूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट में इतनी चीज़ें हो गई ना, कॉन्वर्सेशन। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप कर लेना। नहीं बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जैसे लोग बोर होने चाहिए, और इस पॉडकास्ट को देख के और अतुल मैम जैसे लोग और भी अतुल होने चाहिए, ताकि होना तो चाहिए। हम तो आज हैं कल नहीं है, आप लोग को तो होना चाहिए। मैम जो स्टोरीज़ आपने बताई, जो चीज़ें आपने बताई, मुझे अभी भी ये चीज़ फील होती है कि ये चीज़ें ना सच में लोगों को तक जानी चाहिए, उनको ये चीज़ बात पता चलनी चाहिए, ताकि उनको ये भी पता हो ना कि जो एक पर्दा हम लोग के सामने है उसे खोला जाए, उनको बताया जाए कि इसके बाद भी चीज़ें हैं जो आपको सुनने की, देखने की और समझने की ज़रूरत है। और स्पेशली हमारी जनरेशन, क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था, और जब मैं मैम से मिला उसके पहले मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च करी, तो मैंने खुद ये चीज़ें देखी। जो मूवीज़ आ रही है, गंगूबाई हो गई, इन मूवीज़ को मैंने देखा, तो मुझे खुद ये फील हुआ कि ये टॉपिक ना हमारे जनरेशन में लोगों को बताई नहीं जाती है, और उस चीज़ से बहुत बड़ा टैबू लेके चलते हैं लोग कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं और इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बट एट द एंड वो चीज़ें, उन चीज़ों की, वो जो चीज़ें चल रही हैं वो हम ही जैसे लोगों की वजह से चल रही हैं, जिनको ये चीज़ें पता है। सो थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से आप पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी चीज़ें शेयर करी। इस स्माइल के पीछे मुझे आज ये फील हो रहा है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को जाननी चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि जैसे मैम ने एक मैसेज हमें बताया था कि अब बच जाओ, हाँ, जितने लोग फंस गए हो। और अगर आपको ये दुनिया आप फ़ोन में देख रहे हो और आपको जो OTT पे देख रहे हो आपको लग रहा है कि बहुत फैसिनेटिंग दुनिया है, तो ये कुछ समय का प्लेजर है। उसके बाद आपको खुद ये फील होगा कि आप ट्रैप हो गए हो, तो उसके पहले ही सतर्क हो जाओ। एंड अगर आपको वो चीज़ लग रही है कि बहुत ज़्यादा चमकदार दुनिया है, वो बहुत ही लाइट है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। एंड इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और उन लोगों तक ज़रूर शेयर करो जिनको आपको लगता है कि वो थोड़े से ज़्यादा प्राइवेसी में इन्वॉल्व है और थोड़े से ज़्यादा रूड बिहेवियर में है, जिनको जो पेरेंट्स की थोड़ी सी जैसे मैम ने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं और कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स में रहते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हो, आप ऐसे बच्चे के साथ डील कर रहे हो जो कि आपको भी फील होता है कि मेरा बच्चा भी वैसा है, तो एक बार इस पॉडकास्ट को उन्हें भेजो, उनके साथ बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि आपको ये खुद फील हो और उन्हें भी आप ये फील कराओ कि ये चीज़ें गलत हैं। एंड उसी के साथ मैं स्क्रीन्स पे मैम का नंबर विजिबल करा रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। उस नंबर को किसी को भी शेयर कर दो अगर आप भी फील करते हो कि ये ट्रैफिकिंग और इन चीज़ों में आप भी इन्वॉल्व हो रहे हो धीरे धीरे, तो होने से पहले इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप जाके इजीली मैम से कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैम का नंबर मिल जाएगा एंड मैम की वेबसाइट मिल जाएगी, और मैम के NGO का नाम है संकल्प समिति, आप वहाँ पे भी जाके कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।